टच स्क्रीन दिखती है। सर, वेदांत, यस सर। बता दूं आंसर? हाँ। और वो मैथ्स पेपर कर लिया था क्या? हाँ, मैच के देख ली वीडियो। तो कुछ फायदा हुआ उससे कि नहीं? बहुत सर, बहुत पहले हुआ, थैंक यू। हाँ, तो इसलिए मैं तेरे को ना बीच में जो भेजता रहूंगा पेपर्स, हाँ। इनको जरूर कर लियो। मैं चाह रहा हूँ कि तेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए मैथ्स का जरूर। हाँ। और फिजिक्स के भी पुराने पेपर करियो जरूर। हाँ बिल्कुल सर। चल, मैं तेको अभी आज नाइट में देखता हूँ कि एक पेपर और भेजूंगा फिर। ठीक है सर। अच्छा, अब ये देख, अब इसे क्वेश्चन देख ले एक बार। हम्म, P is P is the probability of finding one s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimally thickness dr, मतलब बहुत स्मॉल थिकनेस dr है ये तूने कर्व्स पढ़े हुए हैं सारे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर? एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था थोड़ा बहुत तो। हम्म, पढ़ा था। तो फिर हम्म, तो तेरे को ध्यान होगा ना कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ आर स्क्वायर वर्सेज आर का कर्व बनाना है, हाँ। 1s के लिए तो ये कर्व बनता था, हाँ ये बनता था। 1s के लिए। और अगर 2s के लिए बनाना है तो आर स्क्वायर वर्सेज आर का एक नोड आ जाता था, हाँ नोड़ा आएगा। एक नोड आएगा, फिर हम्म, उसके बाद बढ़ेगी प्रोबेबिलिटी, फिर कम होगी, ये था। ये सर। ये 2s के लिए, 3s के लिए होगा तो एक नोड और आ जाएगा, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा, ऐसे होगा। यस सर। हाँ, लेकिन अगर मेरे को एक स्मॉल रीजन में प्रोटीन निकालनी है, जैसे ये एक शेल, ये दूसरा शेल, इन दोनों के बीच में कोई रीजन ले लिया स्मॉल रीजन, इन दोनों के बीच में कोई स्मॉल रीजन ले लिया ये, हाँ। ठीक इसके है। अंदर प्रोटीन निकालनी है, हाँ। तो उसके लिए कर्व ये बनेगा। मतलब ये है ना, फोर इसको, इस कर्व का तो अगर इस इतने पार्ट का डीवी निकालेगा, वॉल्यूम निकालेगा ना इसका, डीवी, हाँ। तो वो आता 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है। तो एक तरह से इस वाले कर्व को, 1s वाले कर्व को, तो इस किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4 पाई r स्क्वायर वाले कर्व से। 4 पाई r स्क्वायर का कर्व ना ऐसे बनता है, और बहुत दूर जाके कर्व बनता है ये। तो जीरो यहाँ पे है, ये है मैक्सिमम, जीरो इंटू मैक्सिमम, जीरो से स्टार्ट होगा कर्व, तो इसे जीरो से स्टार्ट होगा, बाकी सेम जाएगा वैसे ही। ठीक है। सही है। ठीक। ये 1s का है, फिर 2s में एक नोड आएगा, फिर एक कम होगा थोड़ा सा, ऐसे करके बनेगा। 3s होगा तो और ऐसे, इस तरीके से। ये 2p के लिए है। ठीक है। तो ना इसकी डिटेल पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इसकी डिटेल पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, वन मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, वन मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस, सॉरी आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग्स, इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग्स, यानी सराउंडिंग्स का और इसका टेम्परेचर क्या है, सेम, हाँ। एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, एक्सपेंशन हो रहा है 1 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर, आप अगेंस्ट पीटर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर। हाँ, इन दिस प्रोसेस। अच्छा सराउंडिंग, हाँ ठीक है। सराउंडिंग्स का पूछा हुआ है, सराउंडिंग्स की एंट्रोपी चेंज पूछी है, तो हाँ। सराउंडिंग्स की कभी भी पूछेगा तो इसके लिए चाहे तो हम सिस्टम की निकाल सकते हैं और हम्म, सराउंडिंग्स की भी निकाल सकते हैं। सराउंडिंग्स के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज टू क्यू बाई टी, हाँ। क्योंकि सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, सही ना। थर्मल हाँ। कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग से एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, आइडियल गैस एक्सपैंड कर रही है ना, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी और सराउंडिंग की क्या होगी, हम्म, कम होगी। हाँ। सिस्टम से एक्सपेंशन हो रहा है ना, यानी सिस्टम ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की होगी सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग की हीट लूज हुई है, इसलिए सराउंडिंग्स का आंसर नेगेटिव आएगा डेल्टा एस का। ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए, तो इससे तेरे दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, ए और बी। ठीक हो अब गए। क्यू बाई टी होता है ये, हाँ ना, क्यू बाई टी होता है ये। तो क्यू हाँ। निकालना है अगर, तो क्यू के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
ये 8 प्रोसेस होते हैं हाँ वेदांत। 8 प्रोसेस कौन से? आइसोथर्मल में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, हाँ और आइसोबैरिक में और आइसोकोरिक में भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो ये टोटल 8 प्रोसेसेस हैं, हाँ सराउंडिंग्स का भी सिस्टम का भी। उसमें निकाल उसके उसके ऊपर टॉपिक है ये पूरा। ये अगर उसकी बहुत हाँ। डिटेल पड़ी हुई है थर्मो के अंदर, हम्म, तो ये कर लेगा। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत देगा क्वेश्चन ये। नहीं डेल्टा नहीं। एस क्यू बाई टी आएगा, है हाँ ना, और डेल्टा ई होगा जीरो क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो हाँ क्यू आ जाएगा माइनस डब्ल्यू, हाँ माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। और डब्ल्यू हाँ होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, हाँ। डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल। प्रेशर कितना है? थ्री। 3 एटमॉस्फेयर। हाँ और डीवी है वन, वन माइनस टू, यानी -1 -3 लीटर एटमॉस्फेयर आएगा आंसर यहाँ से। हाँ -3 लीटर एटमॉस्फेयर। तो ये -3 लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। और टेम्परेचर हमें दे रखा है कितना है? 300। तो हाँ। -3 लीटर एटमॉस्फेयर है, लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में करना है, तो 101.3 जूल डिवाइड बाय टेम्परेचर 300। तो इससे आंसर आ जाएगा कि नहीं? आ गया। -1, है ना, -1 के आसपास जूल में आंसर आ जाएगा। सही है? सही है वेदांत? ठीक है। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 13 के अंदर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होता है? ये अभी यही कुछ होता है ना? आया था, मेंस हेलियम का में सबसे अभी आया ज्यादा? था। मेंस में हाँ क्वेश्चन आया आया था होगा, ये। आया था, अच्छा अच्छा। हम्म, थेलियम का सबसे ज्यादा, फिर इंडियम का, और गैलियम एल्यूमिनियम एक्सेप्शन होता है, याद है ना? हाँ याद है। ये ये 143 पिकोमीटर, ये हाँ 135, ये हाँ 135 पिकोमीटर। क्यों? गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल्स की एंट्री हो जाती है। हाँ। डी ऑर्बिटल्स की एंट्री यानी साइज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है इसके अंदर। आगे ग्रुप्स में नहीं होता, सिर्फ इसी के अंदर है। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट, फोर्थ, ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, क्या गया? ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नेचुरल रबर प्रोड्यूसेस, नेचुरल रबर बनता है आइसोप्रीन से, हाँ ऐसा भी। सी एच डबल सी एच टू। इसके एन मोल्स लेगा तो डबल, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बन गया नेचुरल रबर। सी हाँ। एच टू सी, सी एच थ्री, डबल बॉन्ड सी एच, सी एच टू। ये आगे कंटिन्यूएशन है पूरा, सही ना? ठीक है। और जब मैं इसका हाइड्रोजनेशन करूंगा तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। यस सर। तो ऑन कंप्लीट हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, ये कंटिन्यूएशन है पूरा इसका। हाँ जैसे मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, सी एच टू सी, सी एच थ्री, डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर सी एच टू सी, सी एच थ्री, डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर ऐसे कंटिन्यूशन, यही होगा कि नहीं? हाँ। और जब इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड में हट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यस सर। ये डबल बॉन्ड हट गया और क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड एच एच आ जाएगा ना इधर, हाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एच एच आ जाएगा। हाँ। तो ये कौन सी दो चीजों का पॉलीमर है? ये देख, अगर देख ऑप्शन देख, इथाइलिन प्रोपाइलिन है पहला। हाँ इथाइलिन यानी सी एच बॉन्ड सी एच टू, और प्रोपाइलिन यानी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। और इस सी एच थ्री को ऐसे लिखना पड़ेगा, हाँ ये इलेक्ट्रॉन जो अब ज्वाइन कर दे इसको, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर ज्वाइन करेगा, बन जाएगा कि नहीं पूरा? हाँ यही बनेगा कि नहीं ज्वाइन करने के बाद? हाँ। तो बस, इसलिए यही आंसर है। ठीक है। वेदांत एक एक चीज ढंग से करियो इस क्वेश्चन की। जो नहीं कर रखे चैप्टर तूने उसको भी ट्राई करियो करने का, क्या पता उसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए कोई। ऊपर कर दे। फिफ्थ क्वेश्चन, among NiCO whole 4, NiCl4 2 negative, CONH3 whole 4, Cl2, Na3CO6, Na2O2 and CSO2, the total number of paramagnetic species। NiCO4 को निकालेगा तो 4s के दो इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे, डायमैग्नेटिक आएगा ये। हाँ इसमें निकालेगा तो दो अनपेड आएंगे क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। हाँ इसमें निकालेगा CONH3 होल 4 Cl2, तो CO2 प्लस है, CO2 हाँ प्लस है तो आर्गन, ये तो CO2 प्लस 3 प्लस, एक Cl बाहर भी है, हाँ एक Cl बाहर भी है, लेकिन CO2 CO3 प्लस है ये, हाँ CO3 प्लस है। और दो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, चार स्ट्रॉन्ग, चार भी मॉडरेट है। NH3 बहुत स्ट्रॉन्ग में काउंट नहीं होता है, सही ना, NH3 बहुत स्ट्रॉन्ग में काउंट नहीं होता है। हाँ तो इसलिए इसमें भी CO3 प्लस आएगा तो इसमें बैक पेयरिंग
क्योंकि चार हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दो हैं वीक फील्ड लिगेंड, एस एफ एल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एफ एल, तो इसमें बैक पेयरिंग होगी, बैक पेयरिंग होगी, इसलिए D6 यानी T2G वाला फुल फील्ड हो जाएगा, समझा कि नहीं, नीचे की तरफ। हाँ। तो इसलिए ये भी डायमैग्नेटिक होगा, ये नहीं होगा आंसर। और इसमें तो वीक फील्ड लिगेंड है, CO3 प्लस है, तो इसमें बैक पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। Na2O2, ये तो O2 2 माइनस है, ये तो होता ही डायमैग्नेटिक, 18 इलेक्ट्रॉन टोटल, कल बताया था मैंने ये। हाँ CSO2, ये तो है ही पैरामैग्नेटिक, CSO2 मतलब KO2, KO2 सही है। ठीक है। अच्छा वेदांत, तूने जो मैथ्स का पेपर किया था कितने दिन में लगे तेरे को करने में, जो मैथ्स के पेपर भेजे थे मैंने? सर मैथ्स की मैंने वीडियो देखी, वो पेपर अलग से अच्छा आई ना, उसमें वीडियो में साथ साथ समझा रहे थे सर। अच्छा, तो सारे सारे समझे थे क्वेश्चन तूने, एक एक क्वेश्चन जो सर ने समझाए हाँ हुए हैं? सर समझा समझिए। अच्छा, तो कितनी देर लगी थी तेरे को? मैंने मतलब 1 घंटे की थी ना वीडियो, हाँ। तो मैंने उसको 1.5 घंटे में कम से कम देखा है, अब 1 घंटे की थी तो। अच्छा, तेरे से क्वेश्चन कितने हो गए थे उसमें से? उसमें से उसमें से मेरे हुए थे हम्म। 6-7 का आइडिया मेरे को लग गया था, सही वाले। चल बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। बस यही है कि बस कर ले एक बार, तू पेपर देख देख के ना, ऐसे हम्म। वीडियो देख के ना फील कर ले, लिखे लिखे थे तूने सारे कि नहीं? लिखे थे। सही है, सही है वेदांत। अच्छा, अब नेक्स्ट देखना। ये इसमें आंसर आ गया, कौन कौन से तीन है? CSO2 तो है ही पैरामैग्नेटिक, CSO2 में O2 माइनस है क्योंकि, सही है। हाँ O2 माइनस तो 17 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही पैरामैग्नेटिक। एक हाँ ये पैरामैग्नेटिक, एक ये पैरामैग्नेटिक, और एक NaCl फोटोमैग्नेटिक, तीन आना चाहिए आंसर इसका, सही है। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, a plot of number of neutrons against the number of protons, number of protons of stable nuclei exhibits upward deviation, exhibits upward deviation यानी ऐसे कुछ होता होगा, समझा? हाँ फ्रॉम लीनियरिटी, मतलब पहले लीनियर चल रहा है, लीनियर चल रहा था, ऐसे डेविएशन हो जाता है, सही है। यानी न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ते हैं देन प्रोटॉन्स, क्लियर है। यस सर। फॉर एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 20, समझ आ गया? ठीक है। वेदांत, तू एक सिंपल सी चीज सोच, अगर तू सोचता है ऑक्सीजन को Z <20, तो जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स, 7n14, जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स। यस सर। कैल्शियम में 2040, जितने प्रोटॉन्स उतने न्यूट्रॉन्स। यस सर। अब जैसे आयरन आ गया 26 Fe56, बढ़ गए न्यूट्रॉन्स की नहीं? बढ़ गए। और आगे जैसे यूरेनियम आ गया 92 235, और बढ़ गए कि नहीं? आगे बढ़ गए। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर प्रोटॉन्स ही बढ़ते गए तो सेम चार्ज है तो रिपल्शन ज्यादा होंगी कि कम होंगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होंगी, इसलिए उन रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए न्यूट्रॉन्स ज्यादा बढ़ते हैं देन प्रोटॉन्स, क्लियर है। यस सर। इसलिए अपवर्ड डेविएशन आया। क्या क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। हाँ, अब इसने बोला द पॉसिबल मोड ऑफ डिके इज, द पॉसिबल मोड ऑफ डिके इज, ये कह रहा है कि इसका जो डिके हुआ ना प्रोटॉन्स का, कि ये किस वजह से वो हो सकता है। तो बोला इसने बीटा माइनस डिके, बीटा एमिशन करके, बीटा माइनस डिके मतलब बीटा का एमिशन करके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कोई चीज, अगर मान ले 7n14 है और ये इलेक्ट्रॉन को एक लूज कर रहा है, तो ये तो 8 हो जाएगा ना, 8x14, नहीं समझा? प्रोटॉन तो हाँ बढ़ गए ना इसमें, हाँ। तो ये आंसर तो नहीं होगा। नहीं। फिर ऑर्बिटल और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब न्यूक्लियस जो है के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। अगर न्यूक्लियस जो है एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंदर लेगा तो प्रोटॉन न्यूट्रलाइज, हम्म। नहीं समझा? समझ गया। तो प्रोटॉन कम हो जाएंगे, और प्रोटॉन कम हो गए तो न्यूट्रॉन कंपेरेटिवली बढ़ जाएंगे, सही है कि नहीं? सही है। फिर न्यूट्रॉन एमिशन करके इससे तो न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे ना। हाँ। और बीटा प्लस डिके से यानी पॉजिट्रॉन एमिशन, यानी अगर यहाँ +1, ये देख रहा है +1 E0 आ जाए, हाँ। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये +1 ये आएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। हाँ प्रोटॉन कम हो गया ना, हाँ। तो ये भी आंसर हो गया, सही है।
ठीक है, मतलब ए छोड़ के बी सी डी आंसर है। नहीं नहीं, सी थोड़ी आएगा आंसर। सी तो न्यूट्रॉन एमिशन तो होगा नहीं ना, वेदांत देख समझ के करेगा वेदांत। नहीं नहीं, आपने मार्क किया ना, मतलब ठीक है, समझ गया। नहीं नहीं, बी और डी आएगा ना आंसर तो। बी और डी। वेदांत पता है, ये पेपर जो है बहुत समझ के कर। हर एक पेपर को तू 5 5 7 7 बार कर, क्या पता कुछ किस्मत अच्छी हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, और तेरी प्रैक्टिस तो होगी ना इससे। हाँ समझ आ गया 7 6 क्वेश्चन तक? हाँ अभी तक करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं बीच में? हाँ, मतलब हुए हैं। 7th क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। मतलब, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखिए, ये हमारा क्यूमीन है। हाँ क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोसिस होता है तो फिनॉल मिलता है, याद है? हाँ, पक्का याद है ना ये? जैसे फिनॉल आ गया, फिनॉल में CH Cl3 और NaOH डालेंगे तो सैलिसाइलडिहाइड मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। चलिए चलिए, मेजर बनेगा, नहीं आता। और साथ में पैरा पे आएगा COH वाला। हाँ ठीक है। सही है। अच्छा एक बता, ये ऑर्थो वाला मेजर क्यों है? ऑर्थो में तो रिपल्शंस होती हैं, ये माइनर होना चाहिए ना। मैं इसको मेजर क्यों कह रहा हूँ क्यू को? क्योंकि सर इसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बहुत अच्छे वेदांत, बहुत अच्छे, यही चाहिए। इस तरह से आंसर देता रहा बस। CHO और इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता है हाँ, ना? C डबल बॉन्ड OH, और और ये O ये H, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं यहाँ पे? हाँ, तो यस। इसलिए ये मेजर है ऑर्थो वाला। और जब हाँ, इसके अंदर इस ऑर्थो वाले में NaOH और PHCH2 भी यार डालेंगे, NaOH डालते ही NaOH बेस है, एक्टिव हाइड्रोजन H को हटा देगा यहाँ से। हमने डाल दी। हाँ, हटा देगा। बेस है ना, एक्टिव हाइड्रोजन हटा देगा। O हम्म, माइनस आ गया, O माइनस पे PHCH2 प्लस अटैक कर देगा, और आंसर आ जाएगा इस टाइप से, CHO और OCH2PH। समझा कि नहीं? अच्छा ठीक है, आया समझ कि नहीं? समझ गया। अब ऑप्शन देख देख, ये रिएक्शन तो करना बहुत इजी है। अब यहाँ ऑप्शन देख, ऑप्शन कैसी दी हुई है। R इज स्टीम वोलेटाइल, गलत हो गया कि नहीं? स्टीम वोलेटाइल तो ये होगा ना मेजर वाला, क्योंकि हाँ ऑर्थो स्टीम वोलेटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। समझ गया कि नहीं? हाँ, इसमें इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर Q गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3। FeCl3 के साथ टेस्ट कौन देता है? फिनॉल देता है कि नहीं, या एसिड देते हैं? फिनॉल देता है ना। फेरिक फिनॉक्साइड का वायलेट कलरेशन, और अगर एसिड है तो बफ कलर का प्रेसिपिटेट, याद आ गया कि नहीं? आ गया आ गया। तो इसलिए क्यू गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विद 1%। ये सही होगा गलत होगा? क्यू में ठीक। OH है ना, ये रहा OH। हाँ, तो OH तो देगा फेरिक फिनॉक्साइड टेस्ट, है ना? आ गया। और S गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, देगा कि नहीं ये? देगा। 2,4 DNP टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड देते हैं, और और कीटोन भी। कीटोन। हाँ, कीटोन देता है। कीटोन भी देते हैं ना। हम्म। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर बी और डी और सी। सी दोनों आ गए ना अभी? हाँ, हाँ, डी देख। डी क्या कर रहा है? एस गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विद 1% वो FeCl3। नहीं एस देगा। क्या है? एस तो ये इसमें तो है ही नहीं OH, हाँ इसलिए नहीं देगा ये। हाँ, समझ गया कि नहीं? समझ गया। 8th क्वेश्चन, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट इज गिवन बाय। तो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। एल्डिहाइड देते हैं चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। क्लियर है? अच्छा, तो बी देगा इसको। हाँ, बी देगा, और ए भी तो देगा, CHO ये रहा। हाँ, सी एच ओ, ए भी देगा। ए भी देगा, बी भी देगा, और सी जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं वो भी देते हैं। अच्छा। जैसे अगर तेरे को याद हो ना, तो तूने हम्म। पढ़ा होगा शायद, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जैसे CH2OH, गलत दिया एक मिनट, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। हाँ तो CH2OH जो है ना, यहाँ पे टोटोमरिज्म होता है इधर, तो ऊपर वाला CH2OH कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CHO में, और ये बन जाता है CHOH। तो इसलिए ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये अल्फा हाइड्रोक्सी है कि नहीं? है।
इसलिए ये भी देगा। तो आंसर इसका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, लास्ट वाला नहीं आएगा, वो तो कीटोन है। ठीक, नहीं समझ आया? समझ गया सर। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन याद कर लियो जरूर। ठीक है। अब इसमें ये है, ये पीछे का पढ़वा हमको लाइन, हाँ ये लाइन है। ये, हाँ क्या कह रहे हैं वेदांत? नहीं, क्वेश्चन आएगा दो में स्प्लिट है, प्रोडक्ट में, आधा, आधा इसमें आधा। हाँ कुछ नहीं था हाँ आगे दिखा दे, आगे दिखा दे। प्रोडक्ट पूछा ना इसमें, इज आर, प्रोडक्ट क्या होंगे, इज आर। हाँ इसको थोड़ा सा वेदांत ऊपर वाले को एक्सपेंड कर सकता है कि थोड़ा सा और, दिख ही नहीं रहा बिल्कुल। हाँ सही है, NH2 में एसिडिक एनहाइड्राइड है ना। हाँ सही है, अभी थोड़ी देर के लिए करते हैं फिर वैसे ही कर दियो। हाँ सही है बिल्कुल। एनिलीन है, इसमें डाला पहले एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक तो है। NHCOCH3 बन जाएगा। हाँ, NHCOCH3। NH और उसके बाद इसमें KBRO3 और HBr डाला है, यानी Br2 डाला है। Br2 डाला है। Br2 डालते हैं तो पैरा पोजीशन पे Br आ जाएगा। पैरा, Br आ गया, ये प्रोटेक्शन वाला पार्ट है। हाँ, उसके बाद इसमें, हाँ उसके बाद H2O, इसमें H3O प्लस डाला, तो हाइड्रोलिसिस होकर दोबारा एनिलीन बन जाएगा, ये यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगा, हाँ, यहाँ H, यहाँ O, फिर दोबारा एनिलीन आ जाएगा, NH2 और पैरा पे Br। हाँ, और उसके बाद तो डाइजोडाइजेशन रिएक्शन लगाइए, N2Cl बन जाएगा। और फिर N2 प्लस CuHBr हो गया, गैटरमान रिएक्शन लगाइए, गैटर में फिर लगाइए, तो ये आंसर आ CuHBr गया। पे Br आ जाएगा। हाँ, हाँ अब देख यहाँ पे नेम रिएक्शन का तो खेल है सिर्फ, इजी है क्वेश्चन के नहीं, नेम रिएक्शन वाला पार्ट था लगभग। हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट, द कंपाउंड विद 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें तो एक ही होगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप। इसमें दो होंगे टी शेप, इसमें XF4 में दो होंगे स्क्वायर प्लेनर शेप, SF4 में एक होगा सीसॉ शेप। क्लियर है ये? हाँ सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो देख अब पूरा वेस्पर थ्योरी पे ही है ना ये। हाँ, नेक्स्ट है द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 OH होल 4। पहले तो तेरे को बोरेक्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये बोरेक्स का स्ट्रक्चर है। मेरा स्क्रीन को बड़ा कर थोड़ा सा, ताकि मेरे को थोड़ा खाली स्पेस मिल जाए ज्यादा। अच्छा सर। अब हाँ इसी में हो जाएगा काम। हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, थोड़ी देर खाली जगह चाहिए, थोड़ा सी जगह साइड लेफ्ट पे, हाँ और लेफ्ट पे। बस ये देख, स्ट्रक्चर देख ले इसका। बी, 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 ये लगा दिए, बोरिक से स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। हर बी के, दो बी के जो ओ लगा दे, ओ, 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 हाँ, ज्वाइन कर दे इसको। ठीक है। ये अब इधर ओ लगा दे, एक और वो जिस पे लग लगा जाए रहा है तू, और उसके साथ लग जाएगा। हाँ, हाँ एक नहीं उधर नहीं लगेगा। O5 है ना ये, तभी तो ये नेगेटिव बनता है, और यहाँ पे OH, ठीक है ये भी वो। नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे भी OH। हाँ, सही है, ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। समझ आया? समझ गया। तो ठीक है। ये चीज आ गई यहाँ पे। और बोरोन, हाँ, यहाँ पे बोरोन क्या होगा, sp3। ये वाला बोरोन क्या है, sp3। sp3। ये बोरोन भी sp3, चार बॉन्ड्स है इसके। हाँ, ये बोरोन sp2, ये sp2। बोरोन sp2। सही है। हाँ, बस अब देख, अब रीड करते हैं मतलब क्या लिखा है, उसको कर एक बार थोड़ा सा, अब छोटा करना है, छोटा कर दे थोड़ा सा। हाँ अब देख, पहले लिखा टेट्रा न्यूक्लियर B4O5 OH होल 4 2 माइनस यूनिट। सही है ना ये? हाँ, दूसरा, ऑल बोरोन एटम्स इन द सेम प्लेन। गलत है, क्योंकि बोरोन sp3 है, sp3 तो प्लेनर होता ही नहीं। हाँ, फिर इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम। सही है, हाँ, ये सही है। दो sp2 दो sp3, वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड आयन पर बोरोन एटम। ये भी सही है। हाँ, अरे बोरोन के साथ एक हाइड्रोक्साइड है ना। हाँ, हर एक भगत समझ 11th क्वेश्चन समझ आ गया? गया सर। 11th क्लास P ब्लॉक का है। हम्म, नेक्स्ट, द reagent that can selectively precipitate S2 minus from a mixture of S2 minus and sulfate ion। अब हम्म, तेरे को
ये पता है पूरी केमिस्ट्री में किसका प्रेसिपिटेट बनता है और किसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता, ये पता है इसका टेबल पूरा। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें देख, CuCl2 है, अगर इसमें मैं H2 माइनस डालूंगा तो CuS मिलेगा, अगर हाँ तो इसे ऐसे मिलेगा। इसमें मैं SO4 माइनस डालूंगा तो CuSO4 मिलेगा। ये यूएसए। प्रेसिपिटेट है हम्म, और ये नहीं है, तो इससे आंसर ये होगा। ठीक है। इसमें H2 माइनस डालूंगा तो BS मिलेगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं। इसमें SO4 माइनस डालूंगा बी एस। तो BSO4 का ये प्रेसिपिटेट है प्रेसिपिटेट ये। है। हाँ, BSO4 का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना। और H2 माइनस BAS प्रेसिपिटेट है कि नहीं? बी एस का डाउट है मेरे को, मेरे हिसाब से नहीं है। इसका अब टेबल तेरे को याद है? मेरे को याद H2 किया तो है मैंने, पर हाँ, याद नहीं है। किया है मैंने, एग्जैक्टली याद नहीं है पर। तो इसमें देख, हम्म, इसमें सल्फाइड का प्रेसिपिटेट तो नहीं बन रहा ना। हाँ इसमें का ना डेट कैन सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट सल्फाइड आयन, तो वो हाँ नहीं बन रहा, तो इसे ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, समझ गया कि नहीं? हाँ। फिर इसमें H2 माइनस PBS का प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना। H2 माइनस डालेंगे तो PBS का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, यस सर। और लेकिन सल्फेट डालेंगे तो सल्फेट का भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इससे ये भी आंसर हाँ नहीं होगा। ठीक है। सही है। और इसमें डालेंगे H2 माइनस सोडियम नाइट्रोक्साइड में, तो ध्यान रखना यहाँ पे बच्चों ने गलती की थी इसी डी पार्ट में। हम्म, इसमें Na4FeCN5 थायोनाइट्रो आएगा, साथ में NOS, और ये वायलेट कलरेशन होती है, प्रेसिपिटेट नहीं होता है। ठीक है। यहाँ गलती किया था मैक्सिमम बच्चों ने, हाँ ये मतलब वायलेट कलरेशन है, रिएक्शन प्रेसिपिटेट कर नहीं। जाता है बट रेस्पिरेट नहीं देता। हाँ, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, आंसर आएगा ए। समझ आया कि नहीं? आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे। मतलब सर सी आंसर क्यों नहीं हुआ? सी आंसर क्यों नहीं, मैंने बताया ना, सी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि PBS तो प्रेसिपिटेट है, हाँ और PBS तो 4 भी प्रेसिपिटेट, दोनों के दोनों है ना प्रेसिपिटेट, हाँ। तो इससे नहीं होगा आंसर। अच्छा, उसको एक ही सिर्फ दैट कैन ऐसे प्रेसिपिटेटर बना दिया। हाँ, डेट कैन सिलेक्टिवली प्रेसिपिटेट H2 माइनस, है ना। ठीक है। अब समझ आ गया। समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आई। देख, अकॉर्डिंग टू Arrhenius इक्वेशन, ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज ए फास्ट रिएक्शन, बिल्कुल गलत है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, जैसे गीली लकड़ी है और एक पेट्रोल है, पेट्रोल की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी ज्यादा होगी? पेट्रोल की एक्टिवेशन ज्यादा। बहुत कम। क्या कर रहा है वेदांत? पेट्रोल को जलाने के लिए उसको एक्टिवेट, पेट्रोल की बहुत कम होगी हाँ। पेट्रोल, हाँ पेट्रोल की तो बहुत कम होगी ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी दी तूने, जलने लग जाएगा वो। और हाँ, गीली लकड़ी, गीली लकड़ी की ज्यादा होगी, उसको चाहिए होगा। हाँ समझ गया कि नहीं? तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो रिएक्शन क्या होगी, बहुत स्लो होगी ना। हाँ गलत है नहीं है? गलत है। फिर रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स एक्टिवेशन एनर्जी, सही है ना। हाँ रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, इससे देखता हाँ तू चाहे तो इससे देख ले, के टू ए ई रेशियो माइनस ए बाई आर टी से देख ले, या हाँ नेचुरल लॉग ले ले, नेचुरल लॉग के नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ए बाई आर टी। हाँ टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये टर्म कम हो जाएगी, नेट टर्म बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर हाँ। बढ़ा, समझ गया कि नहीं? यस सर। तो इसे ये सही है। नेक्स्ट, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्या समझा के? कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होगी रेट कांस्टेंट की उस पे। ठीक है। देख किसी की, अब एक चीज सोच तू, एक रिएक्शन है जो हो रही है, मान ले एक हो रही है रिएक्शन 5000 केल्विन पे, हम्म। 5000 केल्विन पे हो रही है एक रिएक्शन, और एक हाँ रिएक्शन हो रही है 300 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर पे। हाँ। तो इसका मतलब अगर मैं 5000 केल्विन पे, जो रिएक्शन बहुत स्लो थी, अब जाके कब हुई 5000 केल्विन पे, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे कि नहीं? करेगी सर। देख, इसको मैं कैसे एग्जांपल लेके बताऊं जिससे तेरे को समझ आ जाए। कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो हम्म, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। यानी इसका मतलब ये, अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो है
तो हाँ उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बहुत जल्दी फास्ट होगी, ये मतलब है। हाँ और कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है मान ले, तो उसमें तू हाँ टेम्परेचर बढ़ाएगा तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाँ, सही है बात है, गलत है? सही बात है ये सब। हाँ, इसलिए ये भी सही होगा, सही ना? बी हाँ सही, सी सही। हाँ। और तीसरा था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये तो डेफिनेशन है ए की। हम्म प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज द मेजर ऑफ रेट एट विच कोलिजन अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी, ये ट्रू है। हम्म। किस हम्म, किस रेट से कोलिजन होंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। ठीक सही है। है। तो ये मैंने तेरे को बता दिया 13 तक क्वेश्चन। अब रह गए ये 14, 15, 16, 80। 17, 18, है ना? हाँ हाँ, 18 तक। तो अब इसमें इसमें पहला क्वेश्चन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक मिनट वेदांत, एक बार रीजॉइन कर ले एक बार। अच्छा ठीक है। तो अभी 6 मिनट है ना? दिखा रहे हैं? हाँ अभी 6 मिनट है। अच्छा सही, चल। हम्म। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन ए, अच्छा मैंने पहले स्टार्ट किया हुआ था ना, हाँ। समझा? हम्म। मैंने पहले स्टार्ट किया हुआ था, इसमें ज्यादा दिखा रहा है, इसमें 42, 43 दिखा दिया इसने। अच्छा द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1 at ठीक। 298 Kelvin. Molarity of this solution is the same as molality. Molarity is equal to molality दे रखा है। हाँ इससे मैं डायरेक्ट बोल दूं तेरे को कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, हो गया? हाँ, माफ सॉरी। ठीक है। क्या ये समझ आ गया? हाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई डाउट सॉल्व। तो नहीं है इसमें? नहीं। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिखता हूं मैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी 2, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिखता हूं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हाँ बाय 2 यस इज सर। इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूट इक्वल आ गए। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन गिवन है पॉइंट, कहाँ गया? मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.1। हम्म, मोल फ्रैक्शन 0.1 है ना? हाँ मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो 0.1 इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हम्म, सोल्यूट का मास सेम है, मान ले वो मास एक्स है, एक्स अपॉन में m1 मास ऑफ सोल्यूट है, हम्म, एक्स अपॉन में m1 प्लस एक्स अपॉन में m2। हाँ सोल्यूट का मास सॉल्वेंट का मास सेम है, मैंने निकाल लिया इससे। समझ आ गया कि नहीं? समझ गए सर। तो यहाँ से अब सीधा एक्स तो कैंसिल हो गए सारे। हाँ 0.1 इज इक्वल टू 1/m1 इंटू m2 प्लस m1 हम्म डिवाइड बाय m1 m2। हम्म। M1 कट गया। m1 से m1 कैंसिल, हम्म, तो m2 बाय m1 प्लस m2। देख मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? तो, m2 बाय m1 प्लस m2 जो 0.1। हम्म, हाँ तो पॉइंट वन m1 प्लस .1 m2 इज इक्वल टू m2। आ हाँ गया ना? यहाँ से निकाल दो क्या? यहाँ ठीक से है। वो m1 में m2 निकाल देगा, ऐसे आ रहा 9, 9 आंसर आ जाएगा इससे। समझा कि नहीं? ठीक है। मुश्किल तो नहीं है। ठीक, समझ गया। नेक्स्ट। हाँ, नोट कर रहा है ना सारा? हाँ हाँ वेदांत, अगर तूने इसको 4-5 बार नहीं किया पेपर को, 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखियो। हर पेपर को बहुत समझ कर ब्रेन बढ़ जाएगा किसी तरह से। और वहां पे हर पेपर में 17-18 क्वेश्चन है, तू 5-6 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, हाँ तो कुछ चांस बढ़ जाएंगे उसमें निकलने के। समझा कि नहीं? समझ गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पहले बता दूं कि देख अभी कहीं टाइम खत्म ना हो गया, देखियो ऊपर। 3 मिनट है। 3 मिनट में हो पाएगा ये? चल देखते हैं, मैं बता रहा हूँ ऊपर है। हाँ ये इसका 15 क्वेश्चन। हाँ द इन द फॉलोइंग मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट्स। तो ये देख, ये चीज है, ये ना प्योर है, बहुत प्योर है। प्योर का मतलब क्या है? कि या तो ये आर की फॉर्म में है या एस की फॉर्म में है, या ये आर की फॉर्म में है या एस की फॉर्म में। बी आर ठीक। टू डाला 1 मोल, बी आर ठीक। टू डाला 1 मोल, तो एक बार मान ले बी आर टू यहाँ लग गया, सही है? हाँ तो ये कार्य सेंटर तो रहेगा ना? ठीक है।
तो ये एक एक ऑप्टिकल एक्टिव मिल गया, सही है, हाँ एक मिल गया। अब मैं दूसरा ये हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। अब मान ले बी आर तूने इस एच को हटा के लगा दिया, ठीक है। सही है, तब कार्य सेंटर खत्म हो गया। हाँ तो ये कोई ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। बिल्कुल सर। अब मान ले तूने इस वाले एच को इधर से एक एच हटाया और इधर लगा दिया बी आर। तो भी ऑप्टिक एक्टिव है। हाँ, तब तब ये घूम भी सकता है। ये तो बी आर अपनी जगह पे ही रहेगा, ये वाला हाँ बी आर अपनी जगह पे ही रहेगा। ये हाँ वाला तो होता है ना, ऊपर नीचे होता कि नहीं है। हाँ हो सकता है। तो इसलिए इसलिए इसके दो ऑप्टिकल एक्टिव मिलेंगे, एक पहले था और दो अब मिल गए। डायस जीरो आइसोमर्स होंगे वो, क्योंकि ये हाँ अपनी जगह फिक्स है। समझा, yes, डायस जीरो आइसोमर्स होंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करियो, ये हाँ। एक क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन के बराबर है। हम्म। क्या समझ आ गया, ये दो हो जाएंगे। हाँ तो तीन आएगा और आंसर। जब तू इधर भी, नहीं तीन नहीं, अभी तो आगे भी बैठा सकता है ना, पांचों उठाएगा ना एक एक करके। अच्छा। अब इस वाले एच को हटा के बी आर लगा दिया। अच्छा। अब जब इसको तू बी आर बनाएगा ना, उस केस में दिक्कत ये आएगी, ये ऐसे वाली, हाँ ये एम ई, ये एच, ये बी आर, ये वाला बी आर अपनी जगह पे ही रहेगा। ये हाँ वाला सी एच टू, ये वाला सी एच टू है ही, है हाँ ना, एच एच है ये हाँ। वाला सी के साथ एक बार अगर बी आर यहाँ आ गया ना, हम्म। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। हाँ प्लेन समझ गया। और अगर ये बी आर यहाँ रहेगा, ये तो दोनों जगह से था ना ये वाला बी आर, हम्म। तो यस इसमें सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। तो एक आएगा ऑप्टिकल एक्टिव चौथे वाले केस में, तो एक और आ गया। ठीक है। लास्ट वाले केस में देख, लास्ट वाले केस में जब इसका एच हटा के बी आर लगाएगा, हाँ तब ये वाला कार्य सेंटर तो रहेगा, हाँ तो एक और रहेगा। तो यानी एक दो तीन, तीन एक चार, एक पांच आंसर है। ठीक है। समझा कि नहीं है? समझ गया। अब 16th 17th। 16, 17। एक बार ज्वाइन कर लिया दोबारा।